स्वागत है बच्चों आप लोगों का आदर्श की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस के अंदर। तो हमारा कक्षा 6 का जो 7वां चैप्टर था जो हमने शुरू किया था, आज हम लोग उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है पौधों को जानिए। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके बारे में ये हमारा 7वां चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ बताया गया इसमें। सबसे पहले देखिए, पौधों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। ठीक है, बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। यानी कि आपको अवलोकन करना है आपके चारों ओर जितने भी पौधे हैं उन सभी का। ठीक है, परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय हैं? यानी कि कुछ पौधे तो छोटे हैं और कुछ पौधे बहुत बड़े हैं। आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा, आप लोगों ने यह देखा होगा। जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त होती है, यानी कि लाल रंग को लिए हुए होती हैं। पूरी तरह तो लाल होती नहीं है, केवल लालिमा यानी कि हल्का लाल रंग लिए हुए होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ के नीले होते हैं तथा कुछ पौधे में पुष्प ही नहीं पाए जाते। बिल्कुल ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ के फूल काफ़ी बड़े हो जाते हैं, कुछ के फूल थोड़े छोटे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, और कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फूल उगते भी नहीं हैं। कुछ पर फूल उगते भी नहीं हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे में एवं विद्यालय के प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधे के बीच में अंतर समझने के अंदर सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? ये देखिए, ये है वो चित्र। और इस चित्र के अंदर आपको एक पेड़ के तने, पेड़ की शाखाएं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो, इन सभी को क्या करना है बच्चों? नामांकित करना है। क्या करना है? इन सभी को नामांकित करना है। आप खुद अपने पीछे बैकग्राउंड के ऊपर देख पा रहे हो कि एक पूरा का पूरा जो जंगल का दृश्य है वो आपको दर्शाया गया है। एक जंगल का दृश्य दिखाया गया है जिसके अंदर आपको ढेर सारे पेड़ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इन पेड़ों को आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ पर नोट कर सकते हो, वरना आप लोग ऐसे चिन्हित कर सकते हो ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी रहे। ठीक है, एक शाखाओं को दर्शा दीजिए, ये रही शाखाएँ, ऊपर पेड़ के जो पत्ते हैं वो हैं दिए हुए हैं, और नीचे आपके तने दिए हुए हैं। इस तरह आप लोग इन्हें चिन्हित कर सकते हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक गमला भी दिया गया है, ये देखिए, ये भी दिखा देता हूँ। गमले नुमा संरचना में ये पादप की जड़ें, शाखाएं, पत्तियाँ, टहनियाँ, ठीक है ना। ये इस तरह का आपको दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे देखिए, आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करके उनके विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो क्रियाकलाप आपका आ गया है। चलिए पढ़ते हैं क्रियाकलाप को और देखते हैं क्या यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको क्या करना है? कुछ पादप के तने और उनकी शाखाओं को ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन करना है। क्या करना है बच्चों? उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। और जो बिंदु यहाँ पर लिखे गए हैं उन्हें आपको जो अप्लाई करना है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। इन चीज़ों को आपको वहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, जो आपसे कम लंबे हैं, आपको कुछ ऐसे पौधे देखने हैं जिनकी हाइट आपसे कम लंबी है। नंबर 2, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है। कुछ ऐसे पौधे ढूंढने हैं जिनकी जो हाइट है आपके लेवल की हो, आपके बराबर हो। जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, और कुछ ऐसे पेड़ देखने हैं जिनकी लंबाई आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी हो। ठीक है, तने को स्पर्श कीजिए।
तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। देखिए, अगर आपको देखना है कि ये जो तना है पेड़ का, इसका जो तना लगा हुआ है ये मजबूत है, कोमल है या किसी और प्रकार का है, तो ये देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस भी पौधे के पास आप खड़े हों, जिस भी प्लांट के पास आप हो, तो क्या करो, उस तने को मोड़ने का प्रयास कीजिए धीरे से। पर कोशिश ये रखनी कि वो पौधा टूटे ना, वो पादप नष्ट ना हो, क्योंकि पौधे आपके प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, धीरे से उस तने को मोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि जो तना है वो कोमल है या कठोर है। अगर तना आसानी से मुड़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो तना क्या है बच्चों, कोमल है। और अगर तना ना मुड़े तो वो क्या होगा, मोटा है और वो कठोर है। ठीक है, जैसे आपके घर में या आसपास कहीं पर आपने बेल देखी होगी, और बेलों को क्या है, हम आसानी से मोड़ सकते हैं, उनके तने लचीले होते हैं। पर क्या आप पीपल के पेड़ के तने को मोड़ सकते हो क्या, या आप नीम के पेड़ के तने को मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते ना। सेम यही कहानी है, हम उनके तनों को मोड़ नहीं सकते क्योंकि वो कठोर होते हैं। आगे देखिए, सारणी 7.1 पौधों के संवर्ग। यहाँ पर आपको हाँ या ना में ये सारणी भरनी है। ये आप घर के ऊपर भी कर सकते हो, और इसको देख लीजिए इसमें क्या कुछ पूछा गया है। अगर वो उस कंडीशन उन पौधों में है तो हाँ लिख दीजिए, वरना वहाँ पर आप ना लिख सकते हो। आगे देखिए, हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पेड़ की डालियाँ होती है ना, शाखाएं, वो तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। यहाँ पर तना है और तने से कुछ ऊंचाई के ऊपर क्या होगी, शाखाएं निकलेंगी ऊपर की ओर। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलम को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के और को पढ़कर कॉलम 4 को भरे। सुझाव। अब देखिए, ये सारणियाँ आपको दे रखी हैं यहाँ पर, जो आपकी मेंटल एबिलिटी को दर्शाएंगे। ये जो सारणी है देखिए, तो जो पूछा गया है अपने हिसाब से सारणी में भर दीजिएगा, बाकी कुछ आप करना नहीं है। वैसे कोई एग्ज़ाम के हिसाब से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपके नॉलेज को जांचने के लिए ये सारणियाँ दी जाती हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वे वर्ग है शाख, झाड़ी और वृक्ष। 3 संवर्ग यहाँ पर आपको दिए गए हैं, एक है शाख, एक है झाड़ी, और जो अगला संवर्ग होगा वो है वृक्ष। तो झाड़ी और वृक्ष के बारे में तो अधिकतर आप लोगों ने सुना है, मगर शाख क्या होता है, क्या मेरे को कोई बता सकता है क्या बच्चों? अगर नहीं बता सकते तो चलिए आपको इनके बारे में मैं बताता हूँ चीज़ें डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शाख किसे कहते हैं। आपके सामने ही शाख की परिभाषा दी गई है, जो कि काफ़ी आसान है और इजी है। देखिए, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। हरे और कोमल तने वाले जो पौधे हैं बच्चों, वो शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतया छोटे होते हैं। चित्र 7.3 और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। ये देखिए, ए वाला चित्र देखते हैं, ए की शाख है, ये रहा। इनमें अधिकांशतः क्या शाखाएं आपको कम देखने को मिलती। इस तरह की आपने मेहंदी के पौधे को देखा होगा, अनार के आप लोगों ने जो बेल होती है उसको भी देखा होगा। तो ये जो पौधे होते हैं ना, इस तरह के कोमल तनों वाले हरे रंग के, वो शाख की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं झाड़ी के बारे में। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहा जाता है। ये देखिए झाड़ी, ये रही। बेर की झाड़ी भी आप लोगों ने देखी होगी, ये रही झाड़ी बी। ठीक है, इस तरह की झाड़ियाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और आखिरी आपका वृक्ष होता ही है, जिसे आप लोग जानते हो अच्छी तरह से।
परंतु अधिक मोटा नहीं होता। आगे फिर देखिए, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने दृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के समीप भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहा जाता है। तो पेड़ों के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ों के बारे में आप लोग जानते हो। आगे देखिए, उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? बिल्कुल आप उसके ऊपर प्रयास करना। अगर आप चीज़ों को आसानी से समझोगे तो बिल्कुल भर पाओगे। तो वो सारणी भरने का प्रयास करना। ऊपर चढ़ आगे देखिए, कमज़ोर तने वाले पौधे, जो कमज़ोर तने वाले होते हैं, जिन्हें तना सहारा नहीं दे पाता, जिन पौधों का जो तना है वो मजबूत नहीं होता, वो क्या होते हैं, वो पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लताएं कहा जाता है। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर की ओर अपनी वृद्धि प्रारंभ कर देते हैं। ये देखिए, कुछ जो बेल हैं आपको चित्र में दी गई है, ये ज़मीन पर फैली रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर तरबूज की हो गई, ठीक है, जो काचर होते हैं उनकी भी हो जाती है। ये जो बेलें होती है ना, इनकी ये ज़मीन के ऊपर वृद्धि करती है। और कुछ एक ऐसी होती है जो किसी का सहारा लेकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, जिन्हें आप लोगों ने देखा होगा, सहारा देकर ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये जो पौधे होते हैं ना, इनकी बेलें कमज़ोर होती हैं। इनका जो तना होता है ना, वो कमज़ोर होता है, इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। वो इनको दृढ़ता, वो इनको मजबूती प्रदान नहीं कर पाता। इसी कारण इन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे पौधे, जो पौधे ज़मीन पे फैल जाते हैं ना, वो तो विसर्पी पौधे हो गए। ठीक है, और जो पौधे किसी का सहारा लेके ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उन्हें आरोही पौधे कहा जाता है। ये शाख झाड़ी और पेड़ों से अलग होते हैं। ये शाख झाड़ी और पेड़ों से भिन्न यानी कि अलग होती हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी जो लताएं हैं, इनके दो पौधों के आप लोग नाम लिख लीजिए। अगर आपके आसपास जो मौजूद हैं, उन्हें आप लोगों ने देखा है तो उनका आप नाम यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। फिर आपका आता है अगला पॉइंट, तना। तने के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। तना पौधे का वो भाग होता है जो दृढ़ता को धारण करके पौधे को क्या करता है, सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। मजबूती धारण करके पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। और तने के ऊपर ही जो पूरा का पूरा पौधे का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, वो टिका हुआ रहता है। वो पूरा का पूरा पौधा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने की पत्तियां, शाखाएं, कलियां, फल व फूल होते हैं, पर कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। अब क्रियाकलाप 2 आएगा आपके सामने। आवश्यक सामग्री 1 गिलास जल, लत, आगे फिर दिया हुआ है लाल स्याही, साके पौधे तथा 1 ब्लेड। ये सब आपको चाहिए इस क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए। देखिए, गिलास को 1/3 जल से भरें। 1/3 भाग में पानी डालना है। जल के अंदर लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाख के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो उसका तना है शाख का, यह आपको इस तरह से इस गिलास में डाल देना है। आगे देखिए, आपने फिर आगे देखिए, अगले दिन आपने जब उसको रख दिया तो उसके अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाख के कुछ भाग में आपको लाल रंग का कुछ नज़र आता है? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? बच्चों, आप लोग देखते हो कि जो ग्लास का जो लाल रंग था, जो लाल पानी था, वो पौधे के अंदर चला गया, जिससे पौधे का तना भी लाल हो गया। और अगर इन्हें कुछ दिन और छोड़ दिया जाए तो पौधे की पत्तियां, उनकी शिराएं भी लाल हो जाएंगी। रीज़न क्या है ऐसा? इसका क्या कारण है कि जो जल है वो ग्लास से पौधे के अंदर चला गया, पौधे में प्रविष्ट हो गया? ऐसा क्या कारण है बच्चों? देखते हैं क्या रीज़न है इसका, ध्यान देना इसके ऊपर।
ऐसा क्यों हुआ? आपके मन में भी सवाल आया होगा, कोई अंदर मशीन तो लगी हुई नहीं है जो जल को अंदर खींचेगी, फिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इस क्रियाकलाप से हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। तना जल का संवहन करता है। संवहन साथ में वहन, यानी कि वहन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जल क्या कर रहा था? ग्लास से पौधे के तने में जा रहा था, तो वो उसका संवहन कहलाता है। ठीक है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलेय खनिज लवण जल के साथ तने के ऊपर पहुंच जाते हैं। जो जल आपको मिट्टी के अंदर जो जल मौजूद होता है ना, तो आप लोग जानते हो कि मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी मिले हुए होते हैं, विभिन्न प्रकार के यौगिक भी मौजूद रहते हैं। तो वो जो यौगिक या फिर वो जो तत्व होते हैं ना, वो मृदा में उपस्थित जल के साथ ही पादप के शरीर में जाते हैं और पादप के शरीर को आवश्यक क्या करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आवश्यक क्या प्रदान करते हैं बच्चों? यौगिकों की प्राप्ति करवाते हैं, जिससे वो अपना शरीर का परिवर्धन करते हैं। फिर आता है 7.3 पत्तियाँ। पत्ती क्या होती है? आपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। आपके आसपास में जितनी भी पत्तियां हैं ना, वो उनको देखिए, उनका अवलोकन कीजिए और उनका डायग्राम बनाओ। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसा है? क्या ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों की जो आकृति है, जो आकार है, वो क्या आपको एक जैसा देखने को मिलता है क्या बच्चों? ये इनके अंदर भिन्नता होती है। ठीक है, वो आप हमें बताइए। फिर आगे देखिए, यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं उसे पर्णवृंत कहा जाता है। क्या कहते हैं? पर्णवृंत। पत्ती के चपटे हरे भाग को, पत्ती का जो चपटा भाग होता है ना मध्य का, उस हरे भाग को फलक कहा जाता है। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में जो पर्णवृंत हैं वो पाए जाते हैं? ये सवाल है, देखते हैं आगे इनके जवाब। ये एक चित्र दिया गया है पत्ती का, जिसमें देखिए ये तो है आपका पर्णवृंत, जो इसे इस तने के भाग के साथ में जोड़े हुए है। ये है इसका तना, ये तने को पत्ती से जोड़ता हुआ पर्णवृंत। इस तरह की संरचना आप लोगों ने देखी होगी। और ये बीच के अंदर जो चौड़ा भाग है, ये पटल कहलाता है, जिसके अंदर हरित लवक मौजूद रहता है, क्लोरोफिल मौजूद रहता है, जो पौधे को हरा रखता है। ठीक है ना। मध्य में इनके सिराएं या फिर लंबी रेशेदार संरचना भी मौजूद रहती है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। जब बड़ी क्लास में आप लोग हो जाओगे तो वहाँ इनके बारे में डिटेल से आप पढ़ोगे। चलिए आगे देखते हैं। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें, यानी कि उसका चित्र बना लें, या उसको और भी कोई तरीके से अपनी जो बुक होती है वहाँ पर उसका एक डायग्राम तैयार कर लेते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देगा। यह अगर आप लोगों के मन में ये है कि जो पत्तियां हैं वो अपनी छाप छोड़ती नहीं हैं, वो अपना स्ट्रक्चर है वो कहीं किसी के ऊपर या फिर किसी कागज़ के ऊपर छापती नहीं है, तो वो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो चलिए ये क्रियाकलाप करते हैं, हो सकता है आपकी सोच भी बदल जाए। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे दबा कर रखिए। क्या करना है? एक कॉपी ले लेनी है अपनी, और उस कॉपी के अंदर आपको जो इस पत्ती है ना, इसे नीचे दबा के रखना है। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ के रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज़ के ऊपर का जो भाग है उसको जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाएं या फिर आपको कुछ रेखाओं के साथ साथ कुछ और भी दिखाई देता है? क्या यह छाप पत्ती की तरह आपको दिखाई देती है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहा जाता है। ये देखिए चित्र दिया गया है, ये देखिए थोड़ा साफ तो नहीं है मगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जब आप कागज़ के टुकड़े पर जिसके नीचे पत्ती मौजूद है उसके ऊपर तिरछा पेंसिल को तिरछी करके अगर आप रगड़ते हो ना, तो आपको वहाँ पर छाप दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आपको कुछ लाइनें दिखती है, जो मैंने शिरा बताई थी ना अभी,
ये शिराएँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करती है वो वहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती है। तो इन संरचनाओं को शिरा कहा जाता है। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहा जाता है। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए एक डिज़ाइन को, ये जो शिराओं का डिज़ाइन होता है ना, उसे शिरा विन्यास कहा जाता है। यदि यह डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल के रूप में है तो यह शिरा विन्यास जाली का रूप कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर यानी कि बराबर में होती हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। यानी कि जब शिरा विन्यास एक दूसरे के बराबर हो तो वो समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या काम करती हैं। तो ये था पत्तियों का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने पत्तियों के पर्णवृंत के बारे में जाना, पत्तियों के मध्य शिराओं के बारे में जाना, पत्तियों के पटल के बारे में जाना, और ये भी जाना कि जो पत्तियां हैं वो तनों से किस प्रकार जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने पत्ती की छाप को कागज़ के ऊपर प्राप्त किया। ठीक है ना, हमने क्या किया, तिरछा पेंसिल को लेकर के उसके ऊपर रगड़ा, जिससे पत्ती की जो छाप थी वो कागज़ के ऊपर आ गई। ठीक है ना, फिर हमने उस छाप के अंदर देखा कि हमें कुछ रेखाएं दिखाई दे रही है जिन्हें शिरा कहा जाता है। ये शिराएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। अगर कुछ पौधों में समांतर हो, एक समान हो, तो उसे समांतर शिरा विन्यास कहेंगे। कुछ में मध्य भाग पे हो तो उसे मध्य शिरा विन्यास कहेंगे। पर उन शिराओं को क्या करते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जानते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने पत्ती की संरचना को देखा। अब अगली जो वीडियो आएगी वहाँ पर हम पत्तियों के कार्य जानेंगे कि पत्तियाँ पौधे में क्या काम करती है, इनका क्या उपयोग होता है। अगर आपके कोई समस्या आती है इस वीडियो में तो हमें कमेंट सेक्शन में या डाउट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछना। अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के जो अगले टॉपिक से उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझिए।